नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। और आज से हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे मुद्दे को लेकर लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे और वो मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर बिहारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर वो परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिनके पास कुछ न कुछ जमीन है। जी हाँ, बात बिहार में जो सर्वे चल रहा है उसकी कर रहे हैं। तो सर्वे में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, सर्वे में किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, जो बिहार से बाहर लोग रह रहे हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मेन एक्सट्रीम मीडिया में भी खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर अभी भी लोगों के मन में जिज्ञासा है कि उसका समाधान क्या हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए। ये रैयती जमीन वाले को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, जिनके पास जिस जो जमीन तो है, सारे कागजात हैं, वहां का रजिस्टर टू ही गायब हो गया है। एरियल सर्वे हुआ है, उसका क्या महत्व है। बहुत सारी सवाल हैं। उन तमाम सवालों का क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए हम इस विभाग के किसी दौर में प्रधान सचिव रहे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, हम बात व्यास जी का कर रहे हैं, जो भूमि सुधार विभाग को लेकर कई वर्षों तक उन्होंने काम किया और आज जो कुछ भी देख रहे हैं कहीं न कहीं उसका आधार इन्होंने ही तैयार किया। तो इस वक्त वो अमेरिका में है, अपनी बेटी के पास है और वहीं से हम उनसे जुड़ रहे हैं और पूरी बात हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो सवाल होगा ना, फिर नेक्स्ट डे जो भी सवाल हो इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके पास जो भी सवाल हो वो सवाल दें। फिर हम सर से कोशिश करेंगे बात करने का कि आपके सवालों का समाधान क्या हो सकता है। चलिए सीधे हम सर के पास चलते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते संतोष जी। सर, जो सर्वे चल रहा है, सीधी सवाल आपसे है कि क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक किसान को या जिनके पास जमीन है? आपने वो सही बात कही किसान को, क्योंकि ये सर्वे शहर में नहीं हो रहा है, इस क्षेत्रों में सर्वे हो रहा है। जो अर्बन सर्वे है वो थोड़ा सा अलग प्रकृति का होता है। एक्चुअली जब आपने चर्चा किया कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, तो हमारे ही समय और उसके थोड़ा 1-2 साल पहले से एरियल सर्वे का काम शुरू हुआ था। एरियल सर्वे क्या है पहले मैं समझा दूं। जी। हमारे प्रदेश में एक 1908 में अंग्रेजों के समय कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, यानी जमीन का नक्शा बना था और उसके आधार पे कौन सी जमीन किस जमींदार के पास है, जमींदार ने किस रैयत को दिया है, इस तरह से कागजात तैयार किए गए थे। बाद में रिविजनल सर्वे भी शुरू हुआ जब देश आज़ाद हुआ था बिहार में, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। उसका कारण यह था कि जो नक्शा बनाया जाता था या जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाता था बिहार टेनेंसी एक्ट के तहत, वो मैनुअल काम होता था। तो गवर्नमेंट ने 2011 में एक कानून बनाया नए सर्वे का और पुराने बीटी एक्ट के प्रावधान जो हुआ करते थे उनको मुलतवी कर दिया गया। और उसमें यह हुआ कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे में जो नक्शा बना है ज़मीनों का और रिविजनल सर्वे का जो नक्शा बना उसको डिजिटाइज्ड किया जाए। डिजिटाइज का क्या मतलब हुआ, मान लिया जाए कोई ज़मीन की चौहद्दी उस समय अलग रही होगी, लंबाई चौड़ाई अलग रही होगी, रकबा अलग रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, उस ज़मीन के कई टुकड़े आज की तारीख में हो गए होंगे। तो अब आप ज़मीन पे जा कर के और जब बनाना शुरू करेंगे तो ये श्रम साध्य है, समय साध्य भी है, बहुत टाइम लगता। इसलिए एरियल सर्वे का एक नई तकनीक विकसित हुई थी। उसके आलोक में आज की तारीख में ज़मीन जैसी भी है उस रूप में एक डिजिटाइज हो जाता था। और उसके पहले फिर ये सारे कैडेस्ट्रल सर्वे की ज़मीन के नक्शे और जो रिविजनल सर्वे हुआ था उसके ज़मीन के नक्शे को डिजिटाइज किया गया और दोनों को जक्सटापोज किया गया कि 1908 में जो था फिर रिविजनल सर्वे में क्या पोजीशन रही और आज की तारीख में क्या पोजीशन है। तो हो सकता है कि एक खेसरे से कई उप खेसरे बन गए और उप खेसरे बन गए तो पहले किसी एक्स का नाम रहा होगा, उस एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने जेड को बेचा, या अगर विरासत के रूप में देखा जाए इनहेरिटेंस के रूप में तो परदादा के नाम से था, फिर दादा के नाम से हुआ, फिर
पिता के एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस प्रकार से ज्ञात हुआ कि साहब जितने नए नए खेसरे बने होंगे, अब ये बनाने के बाद से अब फिजिकल जमीन पर जा करके इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल जांच करने की जरूरत पड़ेगी। जांच करने का मतलब क्या हुआ? जांच करने का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं एक एक धूर के लिए झगड़ा हो जाता है, तो ये देख लेना पड़ेगा अमीनों के माध्यम से। हमारे समय उतने अमीन बहाल नहीं हुए थे सरकार ने, क्योंकि मैं 2016 में मैं वहाँ से चला गया था, तो इतना समय हुआ तो अमीनों की बहाली हुई, उनको ट्रेनिंग दिया गया, और वो ज़मीन पर जाकर के बाकायदा उस डिजिटल नक्शे के हिसाब से देखेंगे कि जो रकबा है जो दिखाई दे रहा है उसमें डिजिटल सर्वे में, उसके हिसाब से कुछ कमी बेसी तो नहीं हुई है, और होगी तो उसको ठीक करेंगे। एक्चुअली जो पेंसिल से काम होता था ना, तो वो पेंसिल थोड़ी मोटी हो गई तो रकबा जो है सो घट बढ़ गया और झगड़े का बायस बन जाता था। तो ये काम वो करेंगे, और जहाँ पर उन्होंने काम पूरा कर लिया होगा इसके बाद वहाँ पे इसको तस्दीक कहा जाता है। तो किश्तवार का काम अभी शुरू होगा, जो आया होगा अखबारों के माध्यम से, जिस पर चर्चा हो रही होगी, किश्तवार कहते हैं उसको। तो वो बाकायदा शिविर लगेंगे, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का एक पद होता है, उसकी भी काफ़ी बहाली जैसे मुझे जानकारी है हुई है। वो शिविर लगाएंगे, आमतौर से शिविर हल्के में लगाया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि हल्कावार ये कर रहे हैं, कंजलवार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जानकारी मुझे नहीं है, बट कायदे से हल्कावार होता, उसकी जानकारी लोगों को दी जाती है। अभी आपसे ही मुझे पता चला कि ये निर्णय लिया गया है कि इस शिविर लगाने के पहले जो सूचनाएं हैं वो रैयतों से प्राप्त कर ली जाए, और उसके लिए प्रपत्र बनाए गए हैं और कहा गया अपलोड कीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि अब हमारा किसान उतना ज़्यादा डिजिटली बहुत जानता हो, ये सोचना हमारे जैसे लोगों के लिए इसलिए संभव नहीं है। हमने ज़मीन खूब देखी है, लेकिन आमतौर से देश में चल रहा है कि सब डिजिटल इंडिया का मामला चल रहा है। कई जगह तो इंटरनेट भी काम नहीं करता, सबके पास नहीं होगा। अब हो सकता है जो वसुधा केंद्र है वहाँ जा करके लोग कराएं। नहीं, ऑनलाइन कर सकते हैं 31 तक, उसके बाद आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। नहीं तो वही मैंने, जब शिविर लगते हैं ना कायदे से, उसकी जब जानकारी होती है तो लोग वहाँ पे जाते हैं, मतलब उनको सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को ही केवल सूचनाएं देनी होती है। ये जो शिविर है उसमें अंचल से जो वहाँ पे रजिस्टर 2 जो भी उपलब्ध होगा, आपने जैसा कहा कुछ गायब हो गया दाएं बाएं तो कुछ हो सकता है, लेकिन जो भी उपलब्ध होगा, जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी दाखिल खारिज के बाद रजिस्टर 2 में नाम चढ़े होंगे, वह सूचनाएं सेटलमेंट ऑफिसर को अंचल से मिलेंगी। और हमारे पास यानी किसान के पास कौन सी सूचनाएं हैं और अंचल के पास कौन सूचनाएं हैं, मिलान किया जाता है। तो अभी जो आपने प्रपत्र भेजा है उसमें यह है कि यदि आपके पास कोई ज़मीन है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ज़मीन मेरे पास कहाँ से आई, उसका खाता खेसरा जो भी रजिस्ट्री हुई होगी वो खाता खेसरा क्या है। तो आपने कबाला कराया होगा, इन्हें रजिस्ट्री कराई होगी, वहाँ से मिला होगा, या किसी ने गिफ्ट दिया होगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आप उसका विवरण दे देंगे जिसको अंचल से मिलान किया जाएगा। और दूसरा है कि अगर आपके दादाजी के नाम से, परदादाजी के नाम से ज़मीन थी, दाखिल खारिज नहीं हो पाया, ऐसा होता है, लोग बाहर चले जाते हैं या वहाँ भी रहते हैं, रसीद कटती रहती है परदादाजी के नाम से, आदमी नहीं करा पाता, उसको दिक्कत भी होती है, बंटवारा हो जाता है, कई बार बंटवारे में झगड़ा हो जाता है, मामला सिविल कोर्ट चला जाता है। पटीदारों के बीच तो आप जानते हैं कितने झगड़े होते हैं। अभी आप ही ने एक कार्यक्रम किया था इसमें मैं देख रहा था कि एक ही ज़मीन को उन्होंने, किसी ने कहते हैं कि बेच दिया, कुछ कहते हैं कबाला फर्जी था, सिविल फाइल हुआ 90 में, 2014 में फैसला हुआ, जल्दी हो गया। मैं कहूँगा, मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूँ अपने ज़िले में, तो ये भी झगड़े होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास पुरखों की ज़मीन आई है तो आप एक वंशावली दे दीजिए, हम उसको यूपी में कुर्सीनामा कहते हैं, कि और वंशावली के हिसाब से तय हो जाएगा कि इसके हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी। और चूंकि ये ज़मीन जो है सो वो खेसरे में बटी होगी, तो अगर कोई एक खेसरा बटा है, बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपका कितना अंश होना चाहिए, तो ये सारी सूचनाएं दे देंगे। तो एएसओ के स्तर पर अगर मान लिया कि अंचल से पता चले कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो फिर वो अंचल से मिलान करके और दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी हो सकती है। कायदे से होना ही चाहिए
कि यह सर्वे जो शुरू हो रहा है, जिन लोगों ने अपने पुरखों की जमीन का बंटवारा नहीं किया है, और मामला बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि जो म्यूटेशन का एक्ट हमारा बना बिहार में, ये है अगर सभी फरीकों की सहमति से तय हो जाए कि कौन सा किसका हिस्सा है, तो वो अपना जो है सो बना के दे देते हैं अंचल में। कई बार बुलाया जाता है, हाजिर होते हैं, और उसके हिसाब से म्यूटेशन हो जाता है। लेकिन ये भी होता है कि कुछ फरीक बेंगलोर में है, कोई केरल में है, कोई दिल्ली में है, तो वो जुट नहीं पाते, ऐसा भी होता है। तो अब अगर नहीं बंटवारा हो तो कर लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर मान लिया जाए कि आपस में झगड़ा है और ये नहीं तय हो रहा है कि कौन सा हिस्सा किसके पास होना चाहिए, तो फिर इसके लिए भी जो है सो सिविल सूट का प्रावधान किया गया है। वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। कई बात विरासत का मामला होता है, अभी इनहेरिटेंस कहते हैं भाई इनका तो ये तो शादी उनकी नहीं हुई थी, ऐसे भी मामले होते हैं। तो इनहेरिटेंस का मामला ये है कि यदि बहुत साफ सुथरा मामला है कि किसके बेटे कौन, उनके बेटे कौन, उनका क्या, तो वो पंचायत वाले बना के देते हैं अंचल से, उसको हम आश्रित प्रमाण पत्र कहते हैं। लेकिन अगर मामला झगड़ालू है तो सिविल कोर्ट से सक्सेशन का बनवा लेना चाहिए लोगों को कि भाई ठीक है, ताकि झगड़ा नहीं रहे, क्योंकि जब सभी का हिस्सा है तो। और ये भी बता दूं, लड़कियों का भी हिस्सा है पिता की जमीन में, ठीक है ना, भले उनकी शादी हो गई हो। तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम इन उत्तरी भारत में इसको लेकर के झगड़ा चलता रहता है। लोग देना नहीं चाहते, कहते हैं हमने शादी में इतना खर्च कर दिया। अरे भाई, अधिकार है, हिंदू मैरिज एक्ट में, सक्सेशन एक्ट में बाद में संशोधन करके बनाया गया है। याद कीजिए, इसी सक्सेशन को लेकर के और इस्तीफा देना पड़ा था बाबा साहब को, क्योंकि कोडिफिकेशन का विरोध हुआ था, उसमें भी बात दर्ज है। एनीवे, तो अब ये सब हो गया है, तुम्हारी लिए बहनें इस्तीफा दे दें, वरना उनका हिस्सा बना जाएगा। तीसरा क्या है कि बहुत सारा जो गैर मजरूआ जमीन है, उस गैर मजरूआ जमीन पे लोग लंबे समय से काबिज हैं, लेकिन स्वाभाविक उसका कागज उनके पक्ष में नहीं बन सकता। इस तरीके से बनवा भी लिया होगा तो कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज हो गया होगा गैर मजरूआ जमीन, तो उसे तो अवैध दखल माना जाएगा। तो उसमें मेरा एक आपके माध्यम से सबको सूचना होगी कि जब मैं विभाग में था, उसी समय 2015 या 16 में एक रैतीकरण के लिए कैबिनेट से हम लोगों ने एक आदेश करवा दिया था, और एक बाकायदा संकल्प मेरे ही दस्तखत से निर्गत हुआ है। उसमें एक रैतीकरण की क्या प्रक्रिया होगी, उसमें प्रमाण देना पड़ता है। अगर एक सर्टेन ईयर है, संभवतः जहाँ तक मुझे याद है 20 वर्षों तक यदि किसी का कब्जा है, शांतिपूर्ण तरीके से, नहीं कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ इंक्रोचमेंट बात दायर कर दिया हो, तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उनके पास का भी प्रमाण होगा, जैसे मान लीजिए उसमें बोरिंग लगवाया हो, बिजली का कनेक्शन लिया हो, खेती के लिए मूलतः होता है, तो इसके आधार पर दाखिल करना पड़ेगा। और जिस समय सुनवाई होगी, सीओ बोलेगा कि तो अंचल ये तो सरकार का है, तो आप बताएंगे रैतीकरण की प्रक्रिया है, तो रैतीकरण की प्रक्रिया के तहत करा लेना चाहिए। हमने ये सुविधा दे दी थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि ये चाहिए, तो हम लोगों ने लॉ डिपार्टमेंट से बात करके उसका तरीका निकाल दिया था। क्योंकि जो लंबे समय से काबिज हैं, सरकार ने कहा कि इनको जबरदस्ती हटाना संभव नहीं। आप समझ सकते हैं सरकार ने क्यों कहा होगा, कानूनी तरीका निकाला गया था। तो ये लोगों को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, वरना गैर मजरूआ जमीन पर अगर आपने कब्जा किया हुआ है और रैतीकरण भी नहीं कराया हुआ है, तो वो जमीन सरकारी घोषित हो जाएगी और फिर आपको दिक्कत होगी। अच्छा सर, ये जो एरियल सर्वे हुआ वो, और उसके बाद अभी जो सर्वे हो रहा है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके का सवाल है। कुछ सवाल जो आज हमने कहा था कि कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे हमारी बात होगी। कुछ सवाल ऐसे सवाल आए हैं, जैसे कहीं कहीं जगह पर रजिस्टर्ड टू गायब है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी रैयती जमीन है, मतलब परबाबा फॉर फादर के नाम से है, दाखिल खारिज वो यहाँ, और वो उसमें विवाद ये हो रहा है कि किसी से वंशावली बना लिए, फर्जी वंशावली है, और उसको लेके अपना लोग जमीन बेच दे रहे हैं। अब वो भी समस्या सामने खड़ी हो रही है। तो इस सर्वे से क्या समस्याएं खड़ी होगी आने वाले समय में, या फिर जिनका जमीन है उनको इस तरीके के विवाद से, इस सर्वे से राहत मिल सकता है क्या? देखिए, एरियल सर्वे नक्शा बनाने के लिए होता है। जमीन का क्या नक्शा है वो फोटो खींच करके
मतलब हेलीकॉप्टर जहाज थे स्पेशली बने हुए, स्पेशल तरह के इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट थे। तो आज की तारीख में जमीन क्या है, कैसी है, यानी अगर बड़ा खेसरा था तो कितने छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसके लिए वो किया गया था। उसे आप सर्वे नहीं कह सकते, अब उस सर्वे नहीं कर सकते, रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं तय करा। आपका जो सवाल है वो ये है कि अगर ये झगड़ालू मामला है, इसीलिए जो एएसओ होता है ना, तो उसके लेवल पर जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो जाएगा और पता चलेगा कि एक्स की जमीन वाई के नाम से शो हो रही हो, तो आप तनाजा रेज करते हैं, आपत्ति कहते हैं उसको, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, वो सुनवाई करता है। सुनवाई करके आप, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो इन झगड़ों, जो झगड़े फ्रेश आप के सामने दिख रहे हैं, अगर आप सिविल कोर्ट में नहीं गए हुए हैं, तो संभवतः सिविल कोर्ट का भी अबेटमेंट हो जाता है कि अब ये सारा मसला जो है सो ये रेवेन्यू ऑफिसर ये तय करेगा, और उसकी अपील भी होती है अगर आपसे सहमत नहीं है तो। और आप बाद में जब सर्वे का खत्म हो गया, रिकॉर्ड ऑफ राइट बन गया, तो आप टाइटल का मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल तो इन चीज़ों का निपटारा उसी को करना होता है। बिहार टेनेंसी एक्ट में प्रावधान ही था कि वो सारा निपटारा एएसओ के ऊपर, एसओ होते हैं सेटलमेंट ऑफिसर, तो उन तक अपील होती है। बीच में पहले एक चार्ज अफसर होता था, नए वाले में चार्ज अफसर को हटा दिया गया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो एएसओ की अपील एसओ में होगी, तो वो तो चलता रहेगा, क्योंकि झगड़े का तो मामला चलता रहेगा। सर्वे क्या समझ लेना चाहिए, सर्वे ये है कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार करता है, वो टाइटल का मसला तो हल कर ही नहीं सकता ना। और आपने सही कहा कि एक्स ने वाई को बेच दिया, भले उसके नहीं थी, हिस्सा जितना था उससे ज्यादा बेच दिया, यू नो। तो ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर किसी के पक्ष में आ जाता है, प्रूफ हो जाएगा टाइटल सूट में, ठीक है। लेकिन टाइटल सूट तो होता ही है, टाइटल सूट तो उसके बाद होगा, बट अभी शायद अबेट हो जाता है। इसलिए एएसओ के लिए सारे पेपर्स लोगों के पास होना चाहिए। जब शिविर लगेंगे और एएसओ के फैसले से ग्रीव्ड होंगे तो एएसओ के यहाँ अपील की जाएगी, यही अंतिम होता है। अच्छा सर, आप जिस दौरान में थे वहां, एक्चुअल जो मेरा अनुभव है कि पूरे गांव में जमीन को लेकर एक दो मामले में परिवार में विवाद रहता है। 99% परिवार में 90% परिवार में विवाद हमको नहीं दिखा है। मतलब स्वेच्छा से सब अपना अपना खेत कर रहा है, भले बंटवारा, कागजी बंटवारा हो या नहीं हो, कोई उस तरीके का लिटिगेंट वाला चीज नहीं है। आपको क्या पूरे बिहार में कितने ऐसे परिवार होंगे या जमीन का अगर रकबा कहिए जिसको लेकर विवाद हो आया होगा आप लोगों के पास भी सूचना कि इतना परसेंट विवादित जमीन है जिसको लेकर? क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड का जो रिपोर्ट आया है हाल में, बिहार में 40% मर्डर सिर्फ जमीन को लेकर हो रहा है। 60% से अधिक मुकदमा कोर्ट में जो है सो जमीन से ही जुड़ा हुआ। हालांकि ये मुकदमा तो इस हाल के दिनों में इसलिए बढ़ गया है कि जो वाहन वहन का मसला जो आया है ना, अब वो वाहन उनके पास जमीन गांव में भी महंगा हो गया है, जाकर रजिस्ट्री करा लेता है उन लोगों से। एक विवाद का ये भी कारण बना है। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रामीण स्तर पर इस तरीके की बातें नहीं है। तो कुछ न कुछ ऐसा कंक्रीट कुछ क्या किया जाए कि इसका परमानेंट सोल्यूशन निकल सके? देखिए ऐसा है कि अगर आप, मैं नहीं जानता कि आप ने पढ़ा है कि नहीं, कार्ल मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो दुनिया में जो वर्ग संघर्ष शुरू हुआ है ना, वो जमीन को लेकर के शुरू। हाँ। और जमीन एक ऐसी चीज है कि आदमी का स्वार्थ उससे सीधा जुड़ा हुआ है, खास करके गांव में। तो ये लैंड रिफॉर्म्स को लेकर देखिए, अगर आप पढ़ेंगे परिकथा, मैला अंचल पढ़िएगा रेणु का, तो कितने झगड़ा झंझट हत्याएं हुई। आदिवासियों ने जमीन को अपनी जांगर से तोड़ करके खेती लायक बनाया और उस पर बाकी लोग कहना था हमारा है। तो जमीन को लेकर के तो झगड़े होते रहेंगे। पर्पज सर्वे का ये होता है कि साहब कागज क्लियर रहे। हम लोग जब थे तो उस समय बिहार टेनेंसी एक्ट के जो मतलब जो नया सर्वे वाला एक्ट बना है, उसमें यह नहीं था कि जो पुराने बीटी एक्ट के तहत जो मुकदमे चल रहे हैं सेटलमेंट ऑफिसर के यहाँ, उनका क्या होगा। तो हमने एक प्रस्ताव बनाया कि भाई आप ये एक उसको एक सनसेट क्लॉज कहा जाता है
एक सनसेट क्लॉज दे दीजिए कि 1 साल के अंतर्गत उनका सब निपटारा कर दिया जाए। और निपटारा अगर नहीं करते हैं आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब नया सर्वे शुरू होगा तो। क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया था कि खास करके सहरसा साइड में, सहरसा पूर्णिया साइड में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते थे कि भी हमारा जो है सो ये सर्वे ऑफिस में पिल पड़ी हुई है। हम भी जब डिप्टी कमिश्नर हुए थे धनबाद में, तो हमारे उस समय रिविजनल सर्विस चल रहा था, मैं 90-91 की बात कह रहा हूँ, और हम भी सेटलमेंट स्तर के चार्ज में दिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर्स को यानी कलेक्टर्स को चार्ज में दिया जाता था। तो हम भी सर्वे ऑफिस में जाके बैठते थे, कुछ मुकदमे सुनते थे, कुछ चार्ज ऑफिसर होते थे वो अपना मुकदमे सुनते थे, हम मॉनिटरिंग करते जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। लेकिन ज्ञात हुआ कि ये मामले चल रहे हैं, चूँकि ज़मीन को लेकर के, जैसा मैंने कार्ल मार्क्स को कोट किया, तो वो चलते रहेंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं 11 में जो बन गया उसमें तो सारा कुछ खत्म कर दिया गया। मैंने कहा खत्म कर दिया गया, झगड़े थोड़े खत्म हो जाएंगे। एक मीटिंग हुई लॉ डिपार्टमेंट साथ, लॉ डिपार्टमेंट हमारी बात से सहमत था कि बात सही कर रहे हैं, उस एक्ट में तो सब प्रावधान ही सनसेट क्लॉज देना चाहिए। लेकिन ये जो बना था वो 2011 बना था, हम नहीं थे उसमें। अशोक चंद्रगुप्त अशोक वर्धन जी थे, जो आज की तारीख में दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है। और ये सारा कुछ मुख्यमंत्री के स्तर पर पूरा विमर्श करने के बाद बना था। तो हुआ कि भाई नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। हमने कहा पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा, लेकिन ये जो लोग लड़ पड़ रहे हैं आपस में, उनका क्या होगा। तो हुआ कि साहब ये जो एक नया कानून बनाया गया था, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, तो भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत लोग अपना उसको लड़ेंगे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे सब सेक्शन थे जिसमें प्रावधान था कि अगर लगता है कि साहब टाइटल का मामला है, तो DCLR का कोर्ट बनाया गया था। DCLR जो है सो कहेंगे अब आप सिविल कोर्ट में जाइए। अब लगता है कि टाइटल का मामला, इसी इशू को हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायरिया मान लिया, संवैधानिक मान लिया, और पूरा दांते तोड़ दिया उस कानून का। स्थापित करने के लिए तमाम वकील लोगों से राय लेते रहे और सुप्रीम कोर्ट मामला गया, तो ये कानून बेकार हो गया। तो आप सरकारों में जानते हैं, अब कई तरह के विचार आते हैं, विमर्श के बाद हमारी बात नहीं मानी गई। तो मैं समझता हूँ कि पुराने झगड़े भी हैं, जो रिविजनल सर्वे के समय जो झगड़े चल रहे, तो निर्णित नहीं हुए, भाई भाई के बीच में, भाई भतीजे के बीच में, बहन भाई के बीच से ही नहीं, किसी ने किसी का बेच दिया, ये सब झगड़े अपनी अभी चल रहे थे। अगर इन झगड़ों का निपटारा इस सर्वे में नहीं होगा तो बाद में लोग हाई कोर्ट जाएंगे और ये लिटिगेशन बढ़ता रहेगा। क्योंकि मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के निर्णय को, जो भूमि विवाद निराकरण अधिनियम था, उस निर्णय को पलट दिया और फिर DCLR के कोर्ट में चीजें आएंगी। तो लंबी प्रक्रिया है। DCLR के बाद कमिश्नर की अपील होगी और हाई कोर्ट में भी लोग जा सकते हैं 226 के तहत। तो झगड़े चलते रहेंगे। लेकिन अगर सर्वे ठीक तरीके से निपटारा कर दे, लोग मान जाएं, हालांकि मैं नहीं समझता कि जमीन इतनी महंगी हो गई तो लोग, अभी जैसे लैंड एक्विजिशन जब शुरू होता है ना, तो जो मैंने आपको रेतीकरण बनाया का तरीका बताया था, वो उसी सिलसिले में हुआ कि भाई किसको मुआवजा दिया जाए। अच्छा, बहुत सारी जमीनें जो हैं वो गैर मजरूआ ही नहीं, बकास्त की जमीनें हैं। आप जमींदार थे, आपने कहा छोड़ो यार, पैसा लेकर के किसी को बेच दिया, उसने दूसरे को बेच दिया, दूसरे तीसरे को बेच दिया, और वो कैडेस्ट्रल सर्वे में बकास्त लैंड दिखाई दे रहा था। तो हमारे रेतीकरण वाले में बकास्त के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान किया, उसके लिए 2H प्रावधान है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का। तो वो DCLR के कोर्ट में जा करके और प्रक्रिया बनी हुई है आपको रेतीकरण। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने कैसे लिया, यानी कि कब्जा कर लिया, जमींदार साहब मर गए और आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, थोड़ा आपका सरकार का हो जाएगा। सर इस एक मिनट सर, एक मेरे जमीन में, मेरे खुद के जमीन में ये मसला है, ये तो बकास्त वाला। करा लीजिए, मेरा इंटरनेट पे हमारे 10/10/2016 का वो सर्कुलर है, आप करा लीजिए। दाखिल खारिज तो है, मतलब जैसे जो जमींदार से जो लेडीज खरीदी है तो आप रैयत बन गए, तब चिंता की बात नहीं है। नहीं, अभी जो चल रहा है ना, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है काम पहले से,
तो उस जमीन को लेकर वो विवाद खड़ा कर रहा है। तब रैतीकरण करा लीजिए। हाँ, अच्छा। ऐसा क्योंकि कि हम लोग बहुत सारे मामले ऐसे भी आएंगे। एक मामला मैं जानता हूँ, चूंकि मैं तो अब सोशल काज से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक बेलागंज में एक लड़का हमसे मिला था जो हमारे संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। तो पता चला कि वो दलित वर्ग का है। तो सीलिंग में जमीन मिली थी, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया था। परिणाम ये हुआ कि उसके दादा के नाम से जमीन थी, वो जल वल गया, आग वाग लगी, उसके पास कोई प्रमाण नहीं, जबकि जमीन में जोत बो रहा है। तो हमने हस्तक्षेप किया और अंचल में कागज नहीं थे। अंत में कागज रिकॉर्ड रूम में गया में मिला। तो वहां से लेकर के फिर जिनके मतलब जो पुराने जमींदार का चल रहा है जमाबंदी, उसको रद्द करने के लिए एडिशनल कलेक्टर के हमने केस करवाया। कलेक्टर का जल्दी से एक्सपेडाइट कीजिए। तो फैसले में आ गया, पता नहीं अब मैं इधर यहाँ गया हूँ, फैसला में क्या होगा, लेकिन होना चाहिए उसके पक्ष में। लेकिन अगर जमींदार के जो लोग हैं, जमीन महंगी है, वो लड़ना चाहेंगे तो हाईकोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह की भी समस्याएं हैं। हम लोगों ने इसके आधार पे तय कर लिया था कि जिन जिन को सीलिंग में जमीन दी गई या गैर मजरूआ जमीन जिन दलित लोगों को दिया गया, उसका दाखिल खारिज अभियान चला के कर दो। भूदान की जमीनें हैं, भूदान की बहुत सारी जमीनें कंफर्म नहीं हुई, बट गई, उसके दाखिल खारिज का मामला आ सकता है। तो अब ये मामले तो हल करने होंगे, सर्वे में एसओ के लेवल पे हल करना होगा। जितना हल कर पाएंगे करेंगे, वरना फिर सिविल कोर्ट है। मतलब अब जो मान लीजिए कि जिसके जमीन पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सब इस बात को लेकर सशंकित हैं कि भाई सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वे वाला कुछ ना कुछ नुक्सा लगा के परेशान कर सकता है। नहीं, ये हमें देखिए, प्रशासन अगर लोगों का भरोसा घटेगा, और आप जानते हैं मतलब भ्रष्टाचार तो अपनी जगह पर है ही, ठीक है, लेकिन आप सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो कमी आएगी। अब हमारे पास कागज मान लीजिए है, कोई विवाद नहीं है, तो अगर वो विवाद पैदा करना चाहेगा तो आप उसकी ऐसी की तैसी भी कर सकते हैं। देखिए, बिहार के लोग बड़े, मेरी जानकारी में, मैं तो जिलों में रहा हूँ, तो लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हैं, अपने राइट्स के प्रति कॉन्शियस हैं। अब दिक्कत आएगी जो लोग बेंगलोर में रहते हैं, जो यहाँ से बाहर रहते हैं, उनका कोई आदमी आनी सर जिनका केस अशोक अनुराग जी का कर रहे हैं, आप रह रहे हैं दिल्ली में, तो यहाँ इनको कोई क्या करेगा? जमीन तो जो तो रहे होंगे नहीं। तो इस तरह के मसले तो जरूर पैदा होंगे कि आप एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है। जानते हैं सर, अभी जो ये अशोक अनुराग जी का खबर दिखाया है, एक सज्जन हमको बेंगलुरु से फोन किए, आ रहे हैं वो ट्रेन में, फ्लाइट में, पता नहीं, वो छपरा सोनपुर के रहने वाले हैं, और शायद कर्पूरी ठाकुर के पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह टाइप का कुछ रहे हुए हैं। जेपी मूवमेंट में बहुत बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है, अपना सब फोटो को भेजे हैं। और उनका उसके जमीन में भी ठीक इसी तरीके का है। तो बेंगलुरु में चले गए, तो क्या कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर थे, वहां आप चले गए, अब जमीन सब बेच दिया, अभी तो पते नहीं ना, उसने कागज बनवा लिया होगा, कब्जा कर लिया होगा। हाँ, कब्जा नहीं हुआ, कागज बना के जैसे रजिस्ट्री कर दिया। अब इनको बाद में 2-4 साल बाद कोरोना में नहीं आए, 3-4 साल बाद आए, तो पता चला सब जमीन जोता उठा के जैसो खत्म है। जब मैं करे तो करे। वेन्यू में था, तो एक सज्जन मेरे पास बड़ौदा से मिलने आए थे, बोले कि उनकी जमीन सगुना मोड़ के आसपास है। आप जानते हैं सगुना मोड़ के आसपास जमीन कितनी महंगी हो गई है। तो मैंने कहा समस्या क्या है? तो बोले समस्या है कि कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो हमने उनको कहा, देखिए कब्जा तो हम लोग हटवा देंगे, लेकिन आप यहाँ रहिएगा, कोई आदमी रहेगा, करना मैं चला जाऊंगा बेंगलोर, सॉरी ये बड़ौदा। तो मैंने कहा यहाँ रहिएगा तो यहाँ पर फिर उस जमीन को खाली पड़ती जमीन रहेगी, तो लोगों की नजरें तो पड़ती ही हैं। तो कुछ ऐसी कीजिए, आप बेच दीजिए, हम आपको खाली करवा देते हैं किसी को। बोले कि कोई खरीदने वाला भी तैयार नहीं है। अब इशू ये है कि अब ऐसे में तो आप मान लीजिए कि आपने पुलिस फोर्स भेज करके, मैंने कलेक्टर कह दिया था, शायद खाली हो गया होगा, तो आपने करा दिया, लेकिन जमीन छोड़ के आप चले गए। हमने कहा 4 दीवारी दे दो। 4 दीवारी देने के बाद भी अगर आप छोड़ के आदमी नहीं रखिएगा, घोंसला का घोंसला देखें कि नहीं फिल्म?
अब देखिए हमारी ही जमीन है अपने गांव पे थोड़ी मोड़ी, हमको नहीं पता कहाँ कहाँ है, लेकिन मेरे जो संयुक्त परिवार वाले लोग हैं वो उसकी देखभाल करते रहते हैं। अब वो किसको सेटल करते हैं, किसको देते हैं, मुझे कभी पैसा देते नहीं देते, आई हार्डली बॉदर अबाउट दैट, क्यों बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर कोई कब्जा कर ले तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम वहां जा करके तो रह नहीं सकते। तो ये समस्या तो है, तो जेन्युइन समस्या है। इसलिए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के रूप में वो जमाना बीत गया कि आप बराहिल रख ले, आप तो जहाँ के हैं बराहिल रख लेते थे। मतलब साहू परबत्ता की जमीन पर लोकही ब्लॉक में इतने ज्यादा लोग बटाईदारी करते थे। मैं एसडीओ जब था झंझारपुर का, हमने खेत खेत जा करके और 48E के तहत बटाईदारों को पर्चा दिया था। साहू परबत्ता का बराहिल रहता था, उसकी औकात नहीं थी कि लोगों को बदल दे, क्योंकि पुश्तैनी आप दिए जा रहे हो, क्योंकि आपको तो कुछ चाहिए ना भाई। और बटाईदारी का कानून है कि आप सिक्किमी लग जाता है, उसके भी लिए बना हुआ है 12 साल का बीटीएक के तहत प्रावधान है। तो कौन छोड़ना चाहेगा जब आप साहू परबत्ता है। और आपने क्या किया होगा कि जब जमींदारी एवोल्यूशन हुई तब भी आपने जमीन को बकास दिखला दिया होगा, कुछ किया होगा। उतनी जमीन पूरे लोकही ब्लॉक में सबसे ज्यादा उसकी कहाँ से रहने वाला साहू परबत्ता का है, सोच लीजिए आप। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का जमाना धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आपने सही कहा, जमीनें महंगी होती जा रही है, एक्विजिशन हो रहा है, 4 गुना पैसा मिला। हम ही ने सारा रूल बनाया था 4 गुना देने का गांव में, और शहरों में 2 गुना देने का। तो पैसा मिल रहा है लोगों को, तो जो एब्सेंटी लोग हैं चाहते हैं मेरे ही इलाके से सड़क गुजर जाए, कुछ एक्विजिशन हो जाए ताकि पैसा ले लूं। अरे उत्तर प्रदेश में तो मैं जानता हूँ लोग धनी हो गए। वो जो एक्सप्रेसवे बनी है ना पूर्वांचल वाली, हाँ, तो किसी बैंकर से बोला इतना पैसा जमा करने लोग आ रहे हैं कि हम लोग का तो सारा टारगेट ही पूरा हो जा रहा है, यू नो। तो पैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत दे रही है, बिहार में दे रही है। निचाई की सड़क अब देखिए ना, आप जहाँ के रहने वाले हैं, हम वहाँ पे पोस्टेड थे तो उस समय पतली सड़क होती थी, अब 4 लेन बन जाने की वजह से पहचान में नहीं आता साहब। मुजफ्फरपुर से दरभंगा से सकरी होते हुए, निर्मली होते हुए, हमने कहा इस इलाके में एसडीओ थे, ये तो बदल गया। हमने श्रीमती जी को फोन किया था जब पहली बार हम उधर गुजरे, तो अरे भाई वो तो फलाना गांव दिख ही नहीं रहा, अंदर कहाँ गया ररिया संग्राम, और ररिया संग्राम चला गया दाहिने, और पहले बीच से गुजरता था। तो चीजें बदली है, तो लोगों को उससे फायदा हुआ है, तो फायदा हुआ है तो जमीनों के झगड़े भी बढ़ेंगे, विकास बढ़ेगा तो जमीनों के झगड़े बढ़ेंगे। क्या सावधानी सर बरतना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी को इस झगड़ा से मुक्ति मिला हो जाए? मेरी समझ ये है कि जो एब्सेंटी लोग हैं अपनी जमीनों को डिस्पोजल कर दें, जो भी दाम मिलता है, क्योंकि जो लोग वहां रहते हैं वही जमीन उनके पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। तो वे जो है सो डिस्पोजल कर दें। अगर सोचेंगे कि नहीं दाम बढ़ रहा, 6 दिनों की प्रतीक्षा में सोचेंगे कि बाद में बेचेंगे, तो फिर जमीन दिक्कत हो सकती है। देखिए यह संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए कि गांव में अगर कोई किसी को का जमीन कब्जा कर ले तो बार बार छुड़वाती रहेगी। एक बार छुड़वा के आपको दे दिया, अब आपने उसको, आप उसको उसका देखभाल नहीं कर पाइएगा, फिर वो खाली रहेगा, तो दूसरे का लालच आएगा, यू नो। अब तो हर खेत में फोर्स नहीं लगाई जा सकती है, ये मुश्किल हो जाता है। और वो अगला बनवाएगा कागज, या वो अगला बोलेगा कि हमारा इतने साल का कब्जा है, हम बटाईदार हैं, दाएं हैं बाएं हैं। तो भूमि को लेकर के तो लालच बहुत ज्यादा है। 2 कट्ठा जमीन अगर आप खरीदना हो पटना में, तो आप अंदाजा लगाइए कितना लाखों करोड़ों में बिक रहा है। हम जहाँ रहते हैं गांव है, हमने जब खरीदा था 1989 में, कोऑपरेटिव थी और वित्त विभाग के बाबुओं ने बनाई थी, मुझसे भी सबों ने पर कट्ठा 2000 घूस लिया था, सोच लीजिए। और हमको सस्ता मिल गया। अब लोग कहते इतना दूर का है, अगर पैसा ही नहीं था ऐसे चले आए, तो हमारी औकात नहीं थी कि हम जो है सो खरीद सके नहर के पहले, तो मिल गई। अब उस जमीन की कीमत लोग बताते हैं कि अब उस इलाके में जमीन नहीं मिल रही है, कहते इतने लाख उतने लाख। मैंने कहा यार तुम लोग अजब आदमी हो, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आई डोंट नो। और सामान्य लोग हैं वहाँ, बहुत ही सामान्य किस्म के लोग हैं, लेकिन खरीद करके बना रहे हैं। झगड़ा भी चल रहा है जमीन का, एक झगड़ा मैं ही हल करवाने में लगा हुआ हूँ। वो बेचारा एक मुजफ्फरपुर का शिक्षा विभाग का क्लर्क है, कभी मधुबनी में था तो मुझे जानता था, ज्ञात हुआ मैं वहाँ हूँ, आया हुजूर मेरी मदद कीजिए। कहा प्रशासन को ज्ञात हुआ कि मामला तो टाइटल का है, किसी ने बेच दिया है, किसी ऐसे हो गया है।
उस जमीन को 2 लोगों ने बेच दिया, पट्टीदारों ने बेच दिया, ज़्यादा बेच दिया, क्योंकि जमीन कीमत बढ़ गई। वहाँ भी एक समय था कि वहाँ पे धान की खेती होती थी। तो आपने जो कहा कि जमीन की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ बढ़ता चला जाएगा, इसके साथ विकास होगा तो पैसे भी और आएंगे, तो झगड़े चलेंगे। लेकिन सर्वे अगर ठीक ठाक रिकॉर्ड ऑफ राइट बन गया तो प्रूफ आपके पास हो जाएगा। इसके लिए सर्वे वाला से मतलब जो अवैध वसूली का काम सोच रहा है सर्वे वाला से लोग सशंकित है, उसमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उसकी बात चले नहीं, आपका कागज कुछ गड़बड़ नहीं कर सके। जमीन के कागजात तो आप डट के खड़े हो जाइए, कैसे कर देगा? ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, ड्राफ्ट के खिलाफ आपको आपत्ति देनी है। ड्राफ्ट के पहले जब शिविर लगेगा तो आप देखिए कि कोई ना कोई आपके केस को अटेंड करे वहाँ पर। आप अपने कागज दिखलाएंगे, कागज जमा करेंगे। अंचल वाला अगर गलत कागज दे रहा है तो आप पूछेंगे कैसे हुआ, मजाक थोड़ा है। उसके खिलाफ अपील, मतलब उसके खिलाफ शिकायतें होती हैं। सर्वे शुरू होगा तो शिकायतें भी बढ़ेंगी, शिकायतों का निपटारा भी विभाग को कराना चाहिए, कलेक्टर को कराना चाहिए। सर्वे अफसर, सेटलमेंट अफसर में कलेक्टर को इसमें समझता नोटिफाई करेंगे लोग। तो ये तो विवाद सर्वे के दौरान अफसरों के विरुद्ध भी आएगा। विजिलेंस है, लगेगी नहीं मान रहा है तो पकड़ के क्योंकि जो एएसओ बने हैं वो जनरली रिटायर्ड लोग बने हुए, अनुभवी लोग हैं, लेकिन रिटायर्ड लोग हैं, कॉन्टेक्चुअल असाइनमेंट उनको मिला हुआ है, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब मैं कैसे कह दूं, मैं सरकार में रहा हूँ कि सब बेईमान लोग हैं, ऐसा नहीं। कुछ लोग हो सकते 2% होंगे, उनके विरुद्ध लोगों को अपने कागजों के साथ तैयार रहना पड़ेगा, और क्या। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो घूस दे करके अपना गलत काम निकलवाना चाहेंगे, ऐसे भी तो होंगे। हाँ, तो वो तो होता रहता है। हमारे लोगों का नैतिक बल इतना थोड़ा ऊंचा सबका हो गया है। देखिए सबसे बड़ा समस्या वही है सर। संतोष जी, इतने वर्षों से सरकार में काम करने और समाज में रहने के कारण मैं जानता हूँ नैतिक बल हम लोगों का बहुत ही नीचे है। बहुत, हम लोग बहुत दावा कर लें विकास होने का, लेकिन हम लोग एक्चुअली स्वार्थी होते जा रहे हैं। अच्छा सर, अमेरिका में चलते चलते एक सवाल कर ले, वहां नैतिक बल का क्या स्थिति है? मुझे यहाँ दिखाई पड़ता है लोग थोड़ा नियम कानून ज्यादा मान रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सड़क पर जो गाड़ियां चलती हैं, मैं देखता हूँ कि जो नियम सड़क के बने हुए हैं कि मान लीजिए चौराहा कोई आएगा तो आप अपनी गाड़ी को पल भर के लिए रोकेंगे और देख लेंगे कि जो दूसरी गाड़ी पहले से खड़ी वो निकल जाए, तब मैं गाड़ी ले जाऊँ। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ बिल्कुल सटा देते हैं ना, बोनट पे बोनट से, यहाँ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, गाड़ियों के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा तो वो मेंटेन करते हैं। पेडेस्ट्रियंस का सम्मान करते हैं। हाँ, हाईवे में पेडेस्ट्रियन भी नहीं क्रॉस करेगा जो गाड़ियाँ तेज चलती हैं, लेकिन बाकी जगहों पे पेडेस्ट्रियंस का सम्मान करते हैं। पेडेस्ट्रियन अगर आ गया तो गाड़ी को रोक देते हैं। इससे लगता है कि लोग नियमों का पालन करते हैं। और कल ही मैं पालो आल्टो, एक जगह है जहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन लगा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, तो मैं गया था, तो घूम रहे थे हम लोग उस एग्जीबिशन को देखते हुए, तो मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि लोग बाग जो है सो थोड़ा सा नियमों, इन्हें कि धक्का देते हुए ऐसा नहीं होता, दाएं बाएं हट जाएंगे आप। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चीज़ों में तो उनके पास है। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी देखता हूँ, जैसे मैंने कल एक स्कूल पे कार्यक्रम बनाया था, तो मैं स्कूल में गया था, संडे था लेकिन स्कूल खुला हुआ था, मतलब इन द सेंस कि कम्युनिटी के लोग जा सकते थे, लेकिन ऐसा थोड़ा कोई जाके कुछ का चुरा लेगा। लोग खेलने गए थे, कुत्तों को टहला रहे थे, बच्चों को खिलाने गए थे, वहाँ स्पोर्ट्स का व्यवस्था है। हमारे यहाँ अगर स्कूल खुला हुआ रहेगा तो कुछ टाटे उठा के लोग लेके चले जाएंगे, पता नहीं ऐसा। तो आज भी मैं जब वॉक करने गया था तो अभी तो स्कूल सेशंस में थे, तो उसमें अलाउड नहीं था, ताकि विजिटर्स आएंगे तो नाम लिखेंगे क्यों आ रहे हैं। बट कल तो मैं आराम से चला गया, नोबडी आस्क्ड मी आप कौन है भाई साहब, क्यों चले आ रहे हैं। कल मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक वीडियो बनाया, ठीक है, लोग खूब घूम रहे थे, संडे का समय था, यूनिवर्सिटी में आराम से आप जा करके सारा घूम रहे थे, देख रहे थे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ देखा लोग घूम रहे हैं,
तो लेकिन कोई नहीं था कहने के लिए अरे कैसे आ गए। ठीक है, इसका मतलब है कि लोग बाग देख रहे हैं चीज़ों को, अपनी ओर से कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के जो प्रांगण में कुछ गंदगी फैलाएं या करें। आज जैसे गंदगी की बात जो मैं कहूँ, अगर कोई चीज़ खा रहे हैं उसे नीचे नहीं फेंकेंगे, वहाँ पर कूड़ेदान भी रखा हुआ है। हमारे यहाँ तो कूड़ेदान ढूंढते रह जाइएगा, तो कूड़ेदान रखा हुआ है। हम ही लोगों ने आज कुछ खाया तो मेरे दामाद ने कहा कि मैं कूड़ेदान में ट्रैश, व्हेयर इज द ट्रैश, तो देखा कोने में ट्रैश के रखने के था तो जाकर रखा। तो कहीं आप नहीं देखेंगे लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है, सिविक सेंस है, उसको नैतिक बल भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ भी चोर चुहाड़ों की कमी थोड़े है। बड़ा चोर सब है। अरे बताइए, सब बड़ा बड़ा है ना। हमने डीएनसी जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हो रहा था, तो मैंने कमला हैरिस का भाषण सुना और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि अगर वो बन गई तो फिर पश्चिमी मध्य एशिया में युद्ध की चिंगारियां खूब भड़केंगी। यूक्रेन अच्छा। रशिया के बीच में सिर्फ फुटबॉल खूब बढ़ेगा, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट हैं। अब इसको हम नैतिकता के तराजू पर तोलेंगे, जैसे मैंने डिस्कशन में अपने रिलेटिव्स के साथ रखा, कोई मुझसे एग्री थोड़े करेगा। नहीं नहीं, हम तो अमेरिकन हैं, अमेरिकी लोग तो पूरी दुनिया में जो चाहे कर लें। बट हम आप सोचेंगे अरे भाई हम तो विश्व बंधुत्व वाले हैं, हम तो शांति वाले हैं, हम तो बुद्ध के देश हैं, हम तो गांधी के देश के हैं। तो लेकिन ये तो ऐसा नहीं सोचते, ये सोचते हैं अमेरिका, और अमेरिका को जो है सो ईरान, और मतलब शांति स्थापित करो, ताकतवर हो तो इनका मुझे लगता है कि नैतिकता की परिभाषा थोड़ी अलग किस्म की है। बट हम लोगों की तरह का मतलब मुझे लगता है कि एक दूसरे का सम्मान ही जरूर करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, तो चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। ये हमारे साथ व्यास जी थे, जो तमाम तकनीकी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखनी चाहिए, उन तमाम विषयों पर इन्होंने विस्तृत तौर पर हमें जानकारी दी है। ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, ये उम्मीद करते हैं। और इन सवालों के साथ इस कार्यक्रम को पूरी तौर पर देखने के बाद आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप हमें सवाल जरूर भेजिए। उन सवालों के समाधान के लिए व्यास जी जैसे लोग भी हमारे पैनल में हैं, साथ ही कई एक्सपर्ट जमीन के मामले में जो वकील है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब इसका समाधान कैसे हो सकता है और चीजें कैसे बिना किसी विवाद के निपटाया जा सकता है, इस पर हम लोगों की जो कोशिश है, हमें उम्मीद करते हैं कि आप भी इस प्रयास में जुड़िए। और ये वीडियो जिन लोगों ने भी देखा है वो तमाम एनआरआई बिहारी को कहिए, जो जहां बिहारी हम लोग हैं उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचाइए कि क्या उन्हें करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो के सहारे उन्हें मिल सकता है। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।